हेलो, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपका एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में स्वागत है। चलो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 10 पढ़ते हैं। थोड़ा स्क्रीन को पहले एडजस्ट कर लेते हैं। कंफर्टेबल है आप लोग? सारे लोगों को स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है? चलो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है, जो हेडिंग है वो है किशोरा अवस्था की ओर। देखो, जो क्लास 8 के बच्चे होते हैं ना, वे किशोर होते हैं। कैसे होते हैं? किशोर होते हैं। मतलब वे अपने युवा अवस्था में है ना। तो जब किशोरा अवस्था, जब हम लोग बचपन से निकल करके किशोरा अवस्था की ओर जाते हैं तो हम लोगों के शरीर में अनेक प्रकार का परिवर्तन आता है। हमारा लंबाई बढ़ता है, हमारा सोचने समझने का क्षमता यानी बुद्धि विवेक बढ़ता है, और भी हमारे शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम उन्हीं विषयों को लेंगे और उनके संबंध में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो अब हम लोग समझते हैं तुम्हारे पुस्तक में क्या दिया गया है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि जंतु किस प्रकार प्रजनन करते हैं। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 9 था उसमें जंतुओं के जनन के विषय में आप लोगों ने पढ़ा है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा इस पे बना हुआ वीडियो लेक्चर है, आप उस चैप्टर को अच्छे से देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। उसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। चलो, मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। अब देखो, जो मनुष्य हैं और साथ ही साथ और भी बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जो एक खास एज में पहुंचते हैं, तभी उनके अंदर प्रजनन की क्षमता आती है। यहां तक आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटा बच्चा अपने ही जैसा संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है ना। उसको बच्चा पैदा करने के लिए एक खास एज तक, मतलब प्रजनन करने के लिए एक खास उम्र तक पहुंचना पड़ता है। आप लोगों को अच्छे से बात समझ में आ रही है? चलो देखो आगे क्या समझाया गया है। आगे बताया गया है कि इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाता है। यह बात हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा आगे, एक हेडिंग लेते हैं, किशोरा अवस्था व यौना आरंभ। क्या नाम है उसका? किशोरा अवस्था व यौना आरंभ, इसका हेडिंग है ना। बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रही है। अब देखो, बूझो नाम की जो लड़की है वो क्या कर रही है? अपना 12वां जन्मदिन मना रही है। और जन्मदिन मनाने के बाद क्या करती है? जब बूझो के जो बूझो अपना मना रहा है जन्मदिन, तो पहेली जो रहती है, जब बूझो के सारे दोस्त चले जाते हैं तो पहेली क्या करती है? अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ करके और डिस्कशन करते रहती है और एक बच्चे के बारे में जिक्र करके बहुत हंसने लगती है। ऐसा इसलिए हंसती है कि जो बूझो के जो दोस्त हैं वो बहुत दिनों के बाद किससे मिले हैं? पहेली से मिले हैं। ठीक है। और चूंकि बहुत दिनों के बाद, जब आप भी अपने दोस्त से बहुत दिनों के बाद मिलते होंगे तो क्या होता होगा? एकाएक देखते होंगे कि वे पहले बहुत छोटे थे, उनका हाइट अचानक से बहुत बढ़ गया है। तो ठीक इसी प्रकार का परिवर्तन के संबंध में चर्चा हो रहा है। तो क्या हुआ कि जो बूझो है वो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहा होता है और उसके दोस्त आए रहते हैं और उनके मूंछों को देख करके पहली क्या होती है? हंसने लगती है कि ये कैसे कार्टून जैसे दिख रहे हैं, मूछे आने से जोकर जैसे नजर आ रहे हैं उसके दोस्त। ठीक है। इस पे क्या है कि उसकी मां ने समझाया। ठीक है, पहली की मां उसको क्या समझा रही है? उसकी मां उसको बता रही है कि जो बच्चे हैं वो अब कैसे हो गए हैं? बड़े हो गए हैं ना। चलो आगे देखो क्या है। आगे बताया गया है कि वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है। अब देखो, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद क्या होता है? उसका हाइट बढ़ने लगता है और उसकी बुद्धि विवेक सब चीज बढ़ने लगती है। मतलब जो वृद्धि होता है जन्म के पश्चात ही शुरू हो जाता है। परंतु क्या होता है? 10 से 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है। और जैसे ही बच्चा 10 से 11 वर्ष की उम्र में पहुंचता है तो उसकी वृद्धि में एकाएक, या फिर क्या होता है, बहुत तीव्रता दिखाई देने लगती है। किसमें? वृद्धि में साफ साफ तीव्रता दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। अब इस उम्र में क्या होता है? शरीर में जितने भी तरह के चेंजिंग आ रहे हैं ना, बदलाव आ रहे हैं, वो किसके भाग हैं? ये सब वृद्धि प्रक्रिया के अंग हैं। यह इस बात का संकेत है, देखो, जब आप लोग 10 से 11 वर्ष के हो जाते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारा चेंजिंग आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। और यह इस बात का संकेत है कि बच्चे अब कहाँ जा रहे हैं? युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं ना। मतलब बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं। आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया आप लोगों को।
शरीर में होने वाले इन परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है? देखो शरीर में यह जो परिवर्तन होता है ना, तो जैसे ही युवा अवस्था समाप्ति की ओर जाता है तो उस समय तक रहती है। लगभग 18 से 19 साल के उम्र तक किस जो मनुष्य होते हैं उनका जो है विकास या वृद्धि जो है पूर्ण हो जाता है या संपन्न हो जाता है। ठीक है, जीवन का यह ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं, जब युवा अवस्था यौनारंभ होता है तो उस समय ना तो आप बच्चे होते हैं और ना ही क्या रहते हैं, बड़े रहते हैं। जैसे अभी आप कक्षा 8 में हैं, आपके मित्र होंगे, आप भी अपने समाज अलग समाज में जीते हैं, ठीक है, अपने तरह के दोस्त बनाते हैं, लेकिन जैसे ही आप घर पे पहुंचते हैं तो आपके मम्मी या पापा आपको पीट देते हैं, क्योंकि आपके मम्मी और पापा आपको अभी बच्चा समझ रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को कैसा समझ रहे हैं, बड़ा समझने लगते हैं। ठीक है, अब देखो समझते हैं, वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जो वृद्धि है यह प्रकृति के द्वारा निर्धारित की जाती है, आप चाहें या ना चाहें वृद्धि होती रहेगी। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरा अवस्था कहलाती है। देखो कहता है जीवन काल की वह अवधि, मतलब आपके जीवन का वह समय जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं, जब शरीर में कुछ खास प्रकार का परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप क्या आती है, जनन परिपक्वता आती है। कैसी? जनन परिपक्वता आती है। तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं किशोरा अवस्था, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है एडोलेसेंस। क्लियर है यहां तक मेरे प्यारे बच्चों? जो हम लोगों के शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था। आ रही बात समझ में? किशोरा अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरा अवस्था कब शुरू होती है? 11 वर्ष के आयु में प्रारंभ होती है। किसमें? लड़कों की बात चल रही है अभी ना। लड़कों में किशोरा अवस्था लगभग 11 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होकर के और 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। आपसे कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि लड़कों में किशोरा अवस्था की आयु क्या होती है, तो आप इसको कहेंगे कि लगभग 11 वर्ष से किशोरावस्था प्रारंभ होकर के और 18 से 19 वर्ष तक रहती है यह अवधि। क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स, अब देखो ये जो काल है ना, कहाँ से 11 से लेके 19 वर्ष का, तो इसके बीच में क्या होता है, 11, 12, 13 होता है ना इंग्लिश वाले गिनती में। तो 13 के लास्ट में क्या लगा रहता है, 13 के लास्ट में लगा रहता है टीन्स। क्या लगा रहता है? टीन्स। इसीलिए जो 13 से लेकर के 19 के बीच का जो समय है, पीरियड है, उसको टीन एजर्स भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीन एजर्स बोलते हैं ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टीन एजर्स बोला जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा, अब देखो लड़कियों के साथ क्या होता है, जो लड़कियां होती है ना, उनमें यह अवस्था लड़कों के अपेक्षा एक आध वर्ष पहले आ जाता है, एक आध 2 वर्ष पहले आ जाता है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। अब देखो किशोरावस्था को लेकर के कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोगों में या अलग अलग व्यक्तियों में किशोरावस्था की जो अवधि है ना, ये क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था की अवधि कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। अब चलो आगे देखते हैं। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। जब किशोरावस्था आता है ना, तो हम लोगों के शारीरिक और मानसिक स्तर पे बहुत तरह के परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौना आरंभ के संकेत हैं। ये किसके संकेत हैं? यौना आरंभ के संकेत हैं कि वह लड़का अब प्रजनन करने के योग्य हो गया है या वह लड़की अब प्रजनन करने के योग्य हो गई है। ठीक है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकसित होना। अरे बात समझ में? मैं इसीलिए इस बात को बार बार बोल रहा हूं ना, क्योंकि ये चैप्टर मुख्यतः उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो वो क्या है, उसमें जनन क्षमता आ जाती है कि इसमें लड़कों में और लड़कियों में, तब हम लोग कहते हैं कि उसका यौना आरंभ हो गया है, यानी वो क्या हो गया है, यौना आरंभ हो गया है, यानी उसमें जनन परिपक्वता आ गई है। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौना आरंभ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखा गया है कि किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही क्या होता है, यौना आरंभ समाप्त हो जाता है ना। चलो आगे देखते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अच्छे से बोर्ड एडजस्ट है, किसी को कोई समस्या नहीं है? चलो देखो बेटा, पहली और बूझों को एहसास होता है कि लंबाई एवं एकाएक वृद्धि एवं लड़कों में हल्की दाढ़ी मूछों का आना किशोरावस्था के लक्षण है। ये वे यौना आरंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। देखो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो यौना आरंभ होता है ना, उस समय जो शरीर में परिवर्तन आता है उसके संबंध में हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला जो परिवर्तन है, यौना आरंभ में होने वाले
परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि। जो पहला परिवर्तन आता है यौना आरंभ के दौरान, वो क्या आता है, लंबाई में वृद्धि होती है। पहला परिवर्तन यह है, ठीक है। क्या होता है कि इस समय एकाएक हाथ और पैरों की अस्थियों, हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है ना। सबसे पहला परिवर्तन यही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको दो चार्ट दिखाया गया है, इस चार्ट को थोड़ा सा समझने का कोशिश करो, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे निकलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे इस चार्ट में बताया गया है, एक तरफ आयु दिया गया है वर्षों में, ठीक है, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल। ये इधर लिखा हुआ है उम्र किसी का, ठीक है। इधर लिखा गया है पूर्ण लंबाई का प्रतिशत, लड़कों के लिए इधर है और लड़कियों के लिए इधर है। अब इससे हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, जैसे जो हमारा वर्तमान उम्र है, जैसे मान लीजिए कि आपका उम्र अभी है 10 वर्ष या 9 वर्ष, ठीक है। मान लीजिए आपका उम्र है 9 वर्ष, तो आप जब पूर्ण विकसित हो जाएंगे, आपका शरीर जब पूर्ण विकसित हो जाएगा, तो उस समय आपकी लंबाई कितनी होगी अभी ही उसको निर्धारित किया जा सकता है 9 साल की उम्र में। जैसे यहाँ पे देखो, किसी का भी पूर्ण लंबाई उसके जीवन में कितना होगा उसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया गया है। कहा गया है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिख सके। अब अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। देखिए वर्तमान लंबाई की बात चल रही है। मान लो कि कोई बच्चा अभी वर्तमान में, अगर उसकी लंबाई कितना है, अगर उसकी लंबाई है 120 सेंटीमीटर, कितना है 120 सेंटीमीटर, टेप से आप नाप सकते हैं अपनी लंबाई, ठीक है। और अभी वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत, और जो उसका वर्तमान आयु है 9 साल, उसमें देखो यहाँ पूर्ण आयु का प्रतिशत पहले से ही यहाँ निकाल करके दे दिया गया है। तो 9 साल में कितना है, 75%, कितना है 75% की बात चल रही है, ठीक है। तो 75%, नीचे वाले को हम लोग क्या कितना लिखेंगे, नीचे वाले को हम लोग लिख देंगे 75, परसेंटेज ने छोड़ देना है, परसेंटेज नहीं लिखना है, ठीक है। अब इसमें कितना से गुना कर देना है, हमको 100 से गुना कर देना है। तो जब इसका कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों को कितना प्राप्त होगा, 160 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, ठीक है। यही बात आप लोगों को नीचे देखिए यहाँ पे समझाया गया है, 120/75 × 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर ना। यही बात आप लोगों को नीचे समझाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे एक ग्राफ है, इस ग्राफ को आप खुद से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है महत्वपूर्ण जिसको समझाया जा सके, मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूं थोड़ा। देखिए यहाँ पे आयु के साथ बढ़ती ऊंचाई का प्रतिशत प्रदर्शित करने वाला ग्राफ है कि किसी लड़के या लड़की का जब आयु बढ़ता है, यहाँ क्या है पूर्ण लंबाई का प्रतिशत, इधर आयु वर्षों में, तो कैसे कैसे बढ़ता है किसकी इस उम्र में, उसका एक ग्राफ दर्शाया गया है, ठीक है। शुरुआत में क्या होता है, लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा तेजी से क्या होता है, उसका लंबाई बढ़ता है, ठीक है। और बाद में दोनों का लंबाई जो है जाकर के सेम हो जाता है, लड़के और लड़कियों का। आगे यहाँ बताया गया, प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बड़ी होती हैं, मैंने आपको समझा दिया। आगे कहता है कि परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो। ये बात समझ में आ रही है। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है, इसलिए आपके कक्षा में जो भी बच्चे होंगे जिनका हाइट अभी छोटा होगा उनका मजाक मत उड़ाइएगा, या बहुत लंबे जो हो गए उनका भी मजाक नहीं बनाना है। क्योंकि इसमें क्या होता है, युवा अवस्था में जो शारीरिक विकास की प्रक्रिया है अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है। कुछ लोग बहुत तेजी से तीव्रता से वृद्धि करते हैं, जबकि कुछ लोग धीमे धीमे बढ़ते हैं ना। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं, आगे क्या पढ़ना है आपको। देखो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं पहले बोर्ड को, उसके बाद तब शुरू करते हैं ना। दिख रहा है सबको अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों। देखो पहेली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। अब देखो कभी कभी क्या होता है हमारे शरीर में, जैसे जो बच्चे युवा अवस्था में होते हैं उनका हाथ हो सकता है बहुत तेजी से विकसित हो जाए, या पैर की हड्डियां बहुत तेजी से विकसित हो जाए, और उस कंडीशन में चेहरा अगर उनका चिपटा रह गया है तो उनका शरीर बेडौल दिखने लगता है, सुंदर नहीं लगता है। उस कंडीशन में कुछ बच्चे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसमें परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कुछ समय के बाद आपका शरीर जो है वो मांस भर जाएगा सब जगह पे और शरीर बिल्कुल सुडौल दिखने लगेगा, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट परिवर्तन लेते हैं, ठीक है। अब देखो चूंकि जो किशोरावस्था होता है ना, इसमें क्या होता है शरीर की वृद्धि या विकास बहुत तेजी से होती है, तो किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में आप अभी आगे आपको
क्या किया जाएगा, बताया जाएगा कि उसको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पे मैं अभी छोड़ दिया हूँ, आगे इस चैप्टर में आपको उसी के बारे में पढ़ाया गया है, इसलिए यहाँ से अभी मैं स्किप कर गया हूँ ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर इसको क्यों स्किप कर गया, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या चेंजिंग आता है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। इस समय क्या होता है, शरीर की जो आकृति है ना, अभी हम लोग साइज पढ़ रहे थे, तो आकृति में भी परिवर्तन होता है बच्चों, ठीक है। क्या शरीर की आकृति में परिवर्तन होगा, तो सबसे पहला नंबर, जो लड़के होते हैं उनका सीना जो होता है, सीने का चौड़ाई क्या हो जाएगा, सीने का चौड़ाई बढ़ जाएगा, मतलब उनका सीना चौड़ा हो जाएगा। और लड़कियों के साथ क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों में कमर का निचला भाग जो होता है वो कैसा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, ठीक है। यहां तक बात समझ गए। चलो आगे देखो, वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है। अब जो लड़के होते हैं उनकी जो पेशियां होती है ना, मतलब मसल्स जो होता है वो सुस्पष्ट और थोड़ा गठीला दिखता है, मतलब मजबूत दिखता है। लेकिन लड़कियों का शरीर थोड़ा नाजुक और कोमल होता है, ठीक है। किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग हैं ना। अभी इसमें और हम लोग आगे देखेंगे कि लड़के और लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और उनमें क्या क्या अंतर होता है। चलो सबसे पहले समझते हैं स्वर में परिवर्तन। स्वर का तात्पर्य है आवाज, ठीक है। यहाँ पे स्वर का तात्पर्य क्या है, आवाज। तो आप भी देखे होंगे कि लड़कों का जो आवाज होता है लड़कियों से अलग होता है। कहता है, क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों का आवाज फटने लगता है। आप भी देखे होंगे कि क्लास 8 के या क्लास 9 के बच्चों का कभी कभी आवाज बहुत फटने लगता है, ठीक है, मतलब भर्राने लगता है, थोड़ा दूसरे टाइप का, अजीब टाइप का निकलने लगता है, आवाज फटने लगता है। यौना आरंभ में क्या होता है कि जो स्वर यंत्र होते हैं हम लोगों का, जो यहाँ देख रहे हो ना, ये गला का जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या होते हैं, स्वर यंत्र होते हैं। इनको बोला जाता है लैरिंग्स। इनको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। इसमें वृद्धि का प्रारंभ होता है। इसमें क्या होता है, लैरिंग्स में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। और देखो जो लड़कों का स्वर यंत्र है ना, यहाँ पे देखो कंठ देख रहे हो ना, इसको कंठमणि बोलते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत तेजी से विकसित करके क्या हो जाता है, अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, और ये जो कंठ के रूप में उभरा हुआ थोड़ा सा बल्जिंग के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। लड़कों का जो कंठ वाला जो हिस्सा है दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। चलो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। ये जो कंठ के पास उभरा हुआ जो हिस्सा है, लैरिंग्स जो उभरा हुआ हिस्सा है, उसको हम लोग एडम्स एप्पल या कंठमणि के नाम से जानते हैं। यहां तक कि क्लियर है। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, और लेकिन जो लड़कियां होती है ना, उनका स्वर यंत्र क्या होता है, अपेक्षाकृत छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। उनका स्वर यंत्र क्या होता है, छोटा होता है। अतः बाहर से सामान्यतः लड़कियों का स्वर यंत्र दिखाई नहीं पड़ता। उनका गला देखोगे फ्लैट होता है जगह, ठीक है, सामान्यतः दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, मतलब देखोगे कि जब बोलेंगे तो उनका आवाज पतला होता है, थोड़ा दूर तक जाता है, जबकि लड़कों का जो स्वर होता है गहरा होता है। अब देखो, तारत्व और गहराई का जो संबंध है, जब आप लोग साउंड चैप्टर अभी पढ़ेंगे, ठीक है, ध्वनि चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा। ये यहाँ का विषय नहीं है, फिजिक्स का विषय है, तो उस समय हम लोग इसको लेंगे। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। अब देखो क्या होता है, जो लड़के होते हैं, जो स्वर यंत्र है उनका, उसमें कभी कभी क्या होती है, अनियंत्रित रूप से बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, और आवाज क्या होने लगता है, उस कंडीशन में उनका आवाज फटने लगता है। तो अब क्यों आवाज फटने लगता है, इसका कारण समझ में आ गया। आप लोगों से अगर सवाल पूछा जाए कि किशोरावस्था में किशोर लड़कों का आवाज क्यों फटने लगता है, तो आप उसको बोलेंगे कि चूंकि उस किशोरावस्था में लड़कों के स्वर यंत्र में या लैरिंग्स में अचानक बहुत तीव्र वृद्धि होने लगती है, जिसके चलते उनका वृद्धि क्या हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, और लड़कों का आवाज क्या होने लगता है, फटने लगता है। यही स्थिति कुछ दिनों, अब देखो ये स्थिति क्या होता है, कुछ दिनों तक बना रहता है, और उसके बाद क्या होता है, लड़कों का जो है आवाज जो फट रहा है वो आवाज फटना बंद हो जाता है, और उनका आवाज कैसा हो जाता है, साधारण नॉर्मल हो जाता है। देखो यहाँ पे फोटो बनाया गया है एडम्स एप्पल का, आप इसको देख रहे होंगे, जो कंठ का मैंने इशारा से आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग समझते हैं इसमें और क्या दिया है। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। देखो क्या होता है, जब युवा अवस्था शुरू होता है ना, तो दो तरह के ऐसे ग्रंथियां हैं हमारे बॉडी में जो बहुत सक्रिय, वैसे तो सारी ग्रंथि बहुत तेज सक्रिय हो जाते हैं युवा अवस्था में, लेकिन यहाँ पे अभी दो ग्रंथियों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है, जिसको अभी हम लोग देखते हैं।
किशोरावस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। स्वेद मतलब पसीना लाने वाले ग्रंथि, ठीक है, जो पसीना लाने वाले ग्रंथि है उनका स्राव बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और साथ ही साथ किसका, तेल ग्रंथि, इसको सेबेसियस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, बहुत तेजी से इसकी प्रक्रिया, इसका स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण, अब देखो इसके बारे में अभी आगे पढ़ते हैं, उससे पहले यहां पे देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताया गया है, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती है। मतलब छोटा सा डक्ट होता है, वाहिनी होती है पतली, क्या होता है कि ये अपने भीतर जो भी स्राव होता है उसको वाहिनी के द्वारा टारगेट स्थान पे, मतलब जहां पे उनको भेजना है वहां पे भेज देते हैं। ये बात समझ में आ गया? तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इंग्लिश के टर्म में एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और देखो अब एक है अंतःस्रावी, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य स्रावी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाह्य स्रावी ग्रंथि बोलेंगे ना। और देखो एक और प्रकार के ग्रंथि होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, उनमें स्राव वाहिनियां नहीं होती हैं, उनमें स्राव करने वाली कोई वाहिनियां नहीं होती हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, उनके द्वारा जो स्राव निकलता है ना, उनको सीधा जो खून, ब्लड को ले जाने वाले या खून को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले जो कैपिलरी हैं, वाहिकाएं हैं, उनमें उनको सीधा क्या कर दिया जाता है, रुधिर में ही डाल दिया जाता है, मतलब रक्त में ही प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, खून में डायरेक्ट डाल देती है, और वो खून तो पूरे शरीर में दौड़ता है, तो जहां पे उसकी आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। और जहां पे उनकी आवश्यकता होती है, बिना नली के खून के माध्यम से वहां पहुंच जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को दिक्कत। अब चलो आगे समझने का कोशिश करते हैं इसके क्रियाशीलता के बारे में, कि क्रियाशीलता बढ़ती है तो क्या होती है ना। कि किसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे श्वेत ग्रंथि का। किसका? श्वेत ग्रंथि का ना। तो अब देखो क्या होता है, ये जो श्वेत ग्रंथि होते हैं या फिर तेल ग्रंथि होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, डस्ट के कारण या पॉल्यूशन के कारण चेहरे पे बहुत अधिक धूल जम जाता है। क्या हो जाता है, धूल मिट्टी या डस्ट जम जाता है, या बॉडी पे धूल मिट्टी डस्ट जम जाता है। तो उस कंडीशन में देखो ये इस प्रकार के होते हैं, इनका स्ट्रक्चर मान लो इस तरह से है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। अब इसमें बहुत सारे कोशिका बने हुए हैं, ठीक है। अब यहां से कोई चीज प्रोड्यूस होकर के बाहर निकलना है और यही रास्ता क्या हो जाए, जाम हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो तेल है यहीं पे भर जाएगा, मतलब हमारे चमड़ी के भीतर ही तेल जमा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पे स्वेलिंग आ जाएगा, स्वेलिंग फूल जाएगा, और उसी को तो हम लोग पिंपल्स या एकिन बोलते हैं ना। तो इस कंडीशन में ही जो युवा अवस्था होता है, वैसे लोगों को क्या होता है, बहुत सारा फुंसी निकलना शुरू हो जाता है चेहरे पे ना, जिसको हम लोग पिंपल्स बोलते हैं इंग्लिश में। चलो आगे देखते हैं, जनन अंगों का विकास। अब नया हेडिंग है, ठीक है। ये कौन सा है, तीसरा है ना, तीसरा या चौथा होगा, तुम लोग देख लेना, पीछे से आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान में नहीं है। पिछले अध्याय में चित्र 9.1 एवं 9.3 में दर्शाए गए मानव जननांगों का पुनर्वलोकन कीजिए। देखो जो इससे पहले वाला तुम्हारा जो चैप्टर था ना, उसमें हम लोग किसके बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मानव जननांग के बारे में पढ़े हैं। अगर आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे तो इसके पीछे वाला चैप्टर को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, और मैं उस पर वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग उसको देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये अच्छे से समझ में आने लगेगा कि इसमें क्या समझाया जा रहा है। कहता है कि यौना आरंभ में नर जननांग, किसकी बात चल रही है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिश्न पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। जो वृषण होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णतः विकसित हो जाते हैं ना, पूर्णतः, और शिश्न भी पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, समझ रहे हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है, और ये जो वृषण है इनसे क्या, शुक्राणु, स्पर्म जो है निकलना शुरू हो जाता है। लड़कियों में क्या होता है, अब तो लड़के का बात समझ लिए हम लोग, लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों में अंडाशय का साइज में वृद्धि हो जाता है। जो अंडाशय है वो थोड़ा बड़ा साइज का हो जाता है ना, 2 अंडाशय होता है लड़कियों में, तो अंडाशय जो है लड़कियों का, उसके साइज में भी क्या होता है, उसके साइज में भी वृद्धि हो जाता है, अंडाशयों के साइज में, ठीक है। और वह क्या करने लगता है, परिपक्व अंडा को निर्मोचित करने लगता है। कौन, अंडाशय। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है ना। तो यहां तक आप लोगों को पढ़ना था इसमें, ठीक है। अब चलो हम लोग चौथा लेते हैं, फोर्थ कैरेक्टर क्या कहता है, दिस इज फोर्थ कैरेक्टर। कहता है कि मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। ये जो अवस्था होता है युवा अवस्था, इसमें जो बच्चे होते हैं उनका मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता बहुत अधिक उनके भीतर आ जाता है, जिसके चलते किसी बात को सोचने समझने या उस पर चिंतन मनन करने की क्षमता उनके अंदर बहुत अधिक आ जाती है, ठीक है।
कहता है कि उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता, मतलब जो युवावस्था में जो बच्चे होते हैं, किशोरावस्था में, खास करके अभी आप 8 क्लास में हैं, अभी आपका युवावस्था चल रहा है, तो इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनमें सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसीलिए इस अवस्था में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। यही वो उम्र होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा नई नई बातों को याद कर सकते हैं। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। अब देखो क्या है, किशोरावस्था में कभी कभी क्या होता है कि जो उसके भीतर विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, बहुत सारे हार्मोन्स निकल रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हार्मोन्स के कारण कि बच्चे के भीतर बहुत बेचैनी हो जाता है, बहुत अकबकाहट आने लगता है उसको। तो इस कंडीशन में वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है समाज में। लेकिन ऐसा असुरक्षित महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि उसका जो ये शारीरिक परिवर्तन है ये धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और ये जो परिवर्तन है प्राकृतिक है, ऐसा प्रत्येक मनुष्य के साथ होता है, उसके साथ ही सिर्फ नहीं हो रही है, इस बात को उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं वे धीरे धीरे, जैसे उसका उम्र बढ़ेगा वो धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा, उसके लिए बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, क्या है, गौण लैंगिक लक्षण। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, गौण लैंगिक लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। आप अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग है। बार बार आपको बता रहा हूं कि मैं पीछे वाला जाकर के चैप्टर एक बार जरूर देख लीजिएगा। वृषण और अंडाशय क्या है, जनन अंग है। वे युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु उत्पन्न करते हैं। जो वृषण होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इस तरह के होते हैं, तो ये क्या उत्पन्न करते हैं, ये उत्पन्न करते हैं शुक्राणु। क्या उत्पन्न करते हैं, शुक्राणु। और जो किसकी बात चल रही है, यहां पे बात चल रही है अंडाशय की। ये जो अंडाशय होते हैं ना, अंडाशय क्या उत्पन्न करते हैं, अंडाशय उत्पन्न करते हैं अंडाणु। यहां तक बात समझ में आ रही है। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है। जो मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती है, विकसित होने लगती है। चूंकि जो लड़कियां होती हैं उन्हें अपने छोटे बच्चों को, छोटे शिशु को दूध पिलाना रहता है, ठीक है, तो उनके जो स्तन हैं वो भी विकसित होने लगते हैं ना युवा अवस्था में, ठीक है, ताकि जो बच्चे जो जन्म लेने वाले हैं उनका लालन पालन अच्छे से किया जा सके, उनकी फीडिंग की जा सके। ऐसा प्रकृति पहले से ही व्यवस्था करके रखी है, ठीक है, लगता है। तथा लड़कों के चेहरों पर, अब देखो लड़कों की बात आ रही है ना, लड़कों में क्या परिवर्तन आएगा, तो लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं। लड़कों के चेहरे पे क्या आने लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उनके चेहरे पे दाढ़ी मूछ आने लगता है ना लड़कों के चेहरे पे। ये लक्षण, अब यहां से यहां तक देख लोगे, ठीक है, ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं। अब देखो ये जो लक्षण हैं, जो लक्षण आ रहे हैं लड़कियों के शारीरिक रूप से जो चेंजिंग आ रहा है बाह्य शरीर में, और लड़कों में जो लक्षण आ रहे हैं जैसे मूछ दाढ़ी वगैरह जो निकल रहा है, इससे क्या होता है, लड़कों को लड़कियों से अलग किया जा सकता है कि ये लड़का है अभी लड़की है। अरे ये बात समझ में। तो जो ये लक्षण है जो लड़कों को लड़कियों से क्या करते हैं, अंतर करने में या उसे पहचानने में मदद करते हैं, इन्हें हम लोग गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, इसको हम लोग गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं ना, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कभी कभी कि गौण लैंगिक लक्षण से आप क्या समझते हैं, तो कहिएगा कि वैसा लक्षण जो लड़कों को लड़कियों से अलग करता है, जैसे कि मूछ हो गया, दाढ़ी हो गया, लड़कियों का ब्रेस्ट हो गया, तो इन सारे लक्षणों को मिला जुला करके हम लोग गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं ना। चलो आगे देखो, लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं, और क्या होता है, लड़के जो हैं उनके सीने पर भी बाल आने शुरू हो जाते हैं, और लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल और जांघ में भी बाल आने लगते हैं, और शरीर के जितने भी नाजुक अंग हैं वहां पे क्या होता है, बाल आना शुरू हो जाता है, ठीक है। बूझो और पहेली दोनों ही जानना चाहते हैं कि यौना आरंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। अब देखो आप भी सोच रहे होंगे, आपके भी मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर जो इतने तरह के चेंज हो रहे हैं सर, ये चेंज क्यों हो रहे हैं, वह कौन सा चीज है जिसके कारण इस प्रकार के चेंज हो रहे हैं। तो आओ हम लोग उसके बारे में समझते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, देखो जो किशोरावस्था है ना, अभी जो बूझो प्रश्न पूछा कि आखिर सर ये किशोरावस्था में हम लोगों के शरीर में परिवर्तन होता क्यों है, इस प्रश्न का हम लोग उत्तर जानने का कोशिश करते हैं कि इसका उत्तर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों ना। इसका उत्तर यह है कि किशोरावस्था में होने वाले जितने भी परिवर्तन है ना, उसको कौन निर्धारित करता है, कौन नियंत्रित करता है, ये हार्मोन नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, हार्मोन, ठीक है।
तो तुमसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को कौन नियंत्रित करता है, तो तुम यहां से यहां तक उत्तर लिख दोगे कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को हार्मोन नियंत्रित करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न यह आता है कि हार्मोन क्या होता है। प्रश्न क्या है तुम्हारे पास, क्वेश्चन है कि हार्मोन क्या होता है। अब इसका उत्तर यहां से यहां तक देखो क्या होगा। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन क्या होता है, एक केमिकल होता है, मतलब रासायनिक पदार्थ होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होते हैं, हम तुमको समझाएं अभी थोड़ी देर पहले, ये तुमको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सीधे हम लोगों के ब्लड में क्या किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं ना। यौनारंभ के, तो यहां तक तुमको लिखना है, अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो यहां से यहां तक तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जब तुमसे पूछा जाएगा कि हार्मोन क्या होता है, तो उसका उत्तर लिखना है कि हार्मोन रासायनिक पदार्थ है, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। कहता है कि यौनारंभ के साथ ही वृषण। अब देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तुम पीछे वाले चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे बार बार जो शब्द आ रहा है पीछे वाले चैप्टर में उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। मैं ही उसको पढ़ाया हूं, तो पीछे का जो मेरा वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। तो क्या है, जो वृषण होता है, मतलब जो वृषण किस में पाया जाएगा, पुरुष में पाया जाएगा। पुरुष क्या है, जनन अंग है ना ये वृषण। तो वृषण क्या करता है, पौरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है। वृषण का क्या कार्य है, देखो ये जो वृषण है ना, वृषण, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि वृषण क्या होता है। ठीक है। तो जो वृषण होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एक करता है उत्पन्न टेस्टोस्टेरोन। अब जो देखो ये वृषण है ना, वृषण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस। और जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस से ये वर्ड तुमको याद रहेगा, टेस्टिस से कौन उत्पन्न हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, तो इसको याद रखना। पौरुष हार्मोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और टेस्टिस को, वृषण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या उत्पन्न करता है, टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करता है। ठीक है। अब इसका काम क्या है, तो कहता है कि टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ कर देता है यह। अब देखो ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसका क्या कार्य है ना, तुमसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पौरुष हार्मोन का या टेस्टोस्टेरोन का क्या कार्य है। तो आप बताइएगा कि यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है। जो लड़के में जितने प्रकार का चेंजिंग आ रहा है ना, उसका कारक कौन है, टेस्टोस्टेरोन, जिनके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है। अभी हम लोग ऊपर के पैराग्राफ में पढ़े थे ना। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना, ये सब किसके कारण नियंत्रित होता है, यही टेस्टोस्टेरोन के कारण। अब चलो देखो, लड़कियों में जो परिवर्तन आता है उसको कौन निर्धारित करता है। अब हम लोग यहाँ से किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम लोग यहाँ से लड़कियों के बारे में होने वाले चेंजिंग के बारे में, परिवर्तनों के बारे में पढ़ रहे हैं। लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय। अब देखो, लड़की में एक जोड़ी अंडाशय होता है। ठीक है। कितना जोड़ी अंडाशय होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है। तो जो अंडाशय है वो क्या करते हैं, स्त्री हार्मोन बनाते हैं। कौन सा हार्मोन, स्त्री हार्मोन। और जो स्त्री हार्मोन है उसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन। तो स्त्री हार्मोन उत्पादित करता है अंडाशय। ठीक है। जिससे, अब देखो ये जो एस्ट्रोजन है इसका क्या कार्य है, ये जो एस्ट्रोजन है ना, यह स्तन को क्या करता है, विकसित करने में मदद करता है। ठीक है। जो लड़कियों का स्तन है एस्ट्रोजन के कारण विकसित होता है। और साथ ही साथ एक देखो, मैं फोटो तुमको बना करके दिखाता हूं, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। जो लड़कियां होती है ना, लड़कियों के स्तन में जो है दुग्ध ग्रंथियां होती है। कौन सी ग्रंथियां होती है, दुग्ध ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड होती है। ठीक है। और ये जो दुग्ध ग्रंथि है इनको भी बनाने में, ये छोटा छोटा देख रहे हो ना, गांठ की तरह के संरचना, इसको भी कौन बनाता है, इसको भी बनाता है यही एस्ट्रोजन। तो कभी कभी तुमसे प्रश्न पूछा जाता है कि लड़कियों में दुग्ध ग्रंथि स्तन के अंदर विकसित होती है, इसे कौन सा हार्मोन निर्धारित करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोजन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक तुमको इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, समझने का कोशिश करते हैं कि आगे और क्या बताया गया है इसमें। कहता है कि इन हार्मोनों के उत्पादन, अब देखो ये जो दोनों हार्मोन हैं, एक पुरुष हार्मोन और दूसरा स्त्री हार्मोन, यानी एक टेस्टोस्टेरोन और दूसरा एस्ट्रोजन, ये दोनों जो भाई साहब है ना, इनको कौन नियंत्रित करता है, एक तीसरा हार्मोन नियंत्रित करता है। और वो तीसरा हार्मोन कहां से स्रावित होता है, वो स्रावित होता है एक ग्रंथि से, उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। अब देखो, पीयूष ग्रंथि को बेटा एक और नाम से जाना जाता है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है, मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है।
पीयूष और पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ना हम लोगों के मस्तिष्क में, हम लोगों के खोपड़ी के भीतर में रहता है, छोटे से जगह पे, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ना। चलो यहां तक आप लोग समझ गए अच्छे से। अब आगे देखते हैं जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। जो पुरुष और स्त्री में जनन का जो प्रक्रिया, जो जनन की प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने में या उसको प्रारंभ करने में जो हार्मोन की भूमिका है उसके संबंध में हम लोग क्या करेंगे, अब अध्ययन करेंगे। देखो क्या लिखता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं। पहले ही हम आपको पढ़ा चुके हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसे कार्य करती हैं, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल, अब देखो जहां पे हार्मोन को काम करना होता है ना, जब अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करते हैं, अपने द्वारा रिलीज किए गए, निर्मोचित किए गए हार्मोन को हम लोगों के खून में, रुधिर में छोड़ देते हैं, और वह रुधिर बहते बहते कहां पहुंचता है, वैसे जगह पे पहुंचता है जहां पे उसको कार्य करना है, ठीक है। जैसे पीयूष ग्रंथि में कोई हार्मोन बन रहा है यहाँ माथा पे, और उसको जनन ग्रंथि के पास पहुंचना है, नीचे हम लोगों के कमर के पास, तो क्या होगा, रुधिर में छोड़ेगा तो रुधिर से बहते हुए कहां पहुंचेगा, जनन ग्रंथि के पास पहुंच जाएगा। अब इससे इस बात को तुम समझ गए होगे अच्छे से, ठीक है। तो जो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि से चल के कहां हार्मोन को जाना है, जनन ग्रंथि के पास जाना है। तो ये जो जनन ग्रंथि जो जगह है ना बेटा, कमर के पास का जो जगह है, उसको हम लोग कहेंगे लक्ष्य स्थल। क्या कहेंगे, टारगेट साइट कहेंगे ना। जैसे इसको एक फोटो के द्वारा समझाते हैं। मान लो कि यहाँ पे पीयूष ग्रंथि है, कहाँ पे, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि है। अब यहाँ से कोई हार्मोन को चल के कहां पहुंचना है, यहाँ पे जनन ग्रंथि के पास पहुंचना है। तो पीयूष ग्रंथि से जनन ग्रंथि पास पहुंच रहा है। तो ये जो जनन ग्रंथि है ना, जहां पे हार्मोन को जाना है एक्चुअली, उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, टारगेट साइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टारगेट साइट या लक्ष्य स्थल बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, लक्ष्य स्थल ना। लक्ष्य मतलब हम लोग बोलते हैं ना कोई जगह जहां तुमको जाना है, ठीक है। तो लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। अब लक्ष्य स्थल क्या करता है, जो हार्मोन है उसके साथ रिएक्ट करेगा, अनुक्रिया करेगा ना, क्योंकि उसको उसकी जरूरत है, आवश्यकता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब देखो जो हम लोगों का पूरा बॉडी है ना, हम लोगों के बॉडी में बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अभी उनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, आगे अभी पढ़ना है उसके बारे में ना, तो अभी आप लोग बने रहेंगे, ठीक है। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। अभी हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं ना कि जो लैंगिक हार्मोन है उसका स्रावन कौन कर रहा है, वृषण और अंडाशय कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, करते हैं, ठीक है। आपने अभी अभी पढ़ा है कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। अब देखो जो लैंगिक हार्मोन है उनको कौन कर रहा है, स्रावित वृषण कर रहा है और अंडाशय कर रहा है। और ये किसके लिए होते हैं उत्तरदायी, ये उत्तरदायी होते हैं गौण लैंगिक लक्षणों के लिए। यहां से यहां तक आप लिख लीजिएगा, गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में होते हैं, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पीयूष ग्रंथि और भी अनेक हार्मोन स्रावित करते हैं। पीयूष ग्रंथि क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन को स्रावित करता है। तो जैसे जैसे आप आगे के क्लास में जाएंगे तो उनके बारे में और डिटेल में भी आप लोग पढ़ेंगे। इनमें से एक हार्मोन, चलो इसमें से एक हार्मोन के बारे में हमको क्लास 8 में पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को भी नियंत्रित करता है। और पढ़ना है, अभी आते हैं आगे ना, देखो क्या कहा गया है। देखो यहां पे कहता है, पहली और बुझो, अब समझ गए हैं कि यौनारंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है। यौनारंभ क्या है, यौनारंभ वह पीरियड है जब किसी पुरुष में या स्त्री में जनन अवधि का प्रारंभ हो जाए, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं यौनारंभ। क्या कहते हैं, यौनारंभ। जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है ना, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, प्रजनन करने के योग्य हो जाता है, परंतु वे जानना चाहते हैं कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता रहता है या कभी समाप्त होता है। तो देखो जो ये जनन काल है ना, ये पूरे उम्र नहीं चलता है। स्त्रियों में यह 45 से 50 वर्ष की अवस्था आते आते तक रुक जाता है, पुरुषों में यह कुछ ज्यादा अवधि तक चलता है। अभी हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे पढ़ना है हमको, मानव में जनन काल की अवधि, इसको समझेंगे क्या कहता है यह। जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं, ठीक है। तब वे किसके योग्य हो जाते हैं, देखो जो पुरुष हैं जब उनके वृषण और जो लड़की है जब उनके अंडाशय क्या करने लगते हैं, शुक्राणु और अंडाणु उत्पन्न करने लगते हैं, तब हम लोग मान लेते हैं कि वह किसके योग्य हो गया है, जनन के योग्य हो गया है।
युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो पुरुष है उसमें जनन की क्षमता बहुत अधिक उम्र तक बनी रहती है स्त्रियों की अपेक्षा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है। आगे कहा जा रहा है आप लोगों से, आगे बताया गया है आपके पुस्तक में कि स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौना आरंभ। देखो जो लड़कियां होती है ना उनमें जननावस्था का प्रारंभ यौना आरंभ मतलब 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है। तो जो लड़की होती है उसमें प्रजनन की क्षमता कितने उम्र में आ जाती है? 10 से 12 वर्ष की उम्र में ही आ जाती है, ठीक है। तथा सामान्यतः यह कब तक चलती है? 45 से 50 वर्ष की उम्र तक बनी रहती है। मतलब कोई लड़की जनन करने के लिए 10 साल के बाद तैयार हो जाती है और 45 से 50 वर्ष की उम्र में उसका शरीर जनन करने के योग्य नहीं रहता है, ठीक है। उसमें जनन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, ठीक है। यौना आरंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अब देखो जब यौना आरंभ होगा मतलब 10 से 12 साल की उम्र में लड़की का जो अंडाणु है वह परिपक्व होने लगेगा और अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है। देखो चूंकि जो लड़की होती है ना, लड़की के पास 2 ओवरी होता है। कितना ओवरीज होते हैं? 2 ओवरी होते हैं, ठीक है। अंडाशय कितने होते हैं? 2 होते हैं ना। तो दोनों में से कोई एक तो बायां साइड होता है, मतलब शरीर के एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में होता है। तो एक महीना में या तो बायां साइड वाला एक बार अंडा निर्मोचित करेगा या फिर दायां साइड वाला एक बार अंडा निर्मोचित करेगा, ठीक है। दोनों जो अंडाशय हैं या दोनों जो ओवरी है एक ही साथ अंडा निर्मोचित नहीं करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखो समझते हैं। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। अब देखो इसमें शरीर में, लड़कियों के शरीर में कुछ परिवर्तन होता है। थोड़ा सा इसको पिक्चर द्वारा, थोड़ा फोटो के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। देखो जो लड़कियों का गर्भाशय होता है ना वो थोड़ा सा इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह का बना होता है, ठीक है। इस प्रकार का बना होता है ना। आप लोगों को दिखाई दे रहा है अच्छे से? कुछ इस तरह का बना होता है। यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे दोनों साइड होते हैं हमारे क्या? अंडाशय, ठीक है, या ओवरीज होते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं डिंब वाहिनी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिंब वाहिनी बोलते हैं। ये जो पाइप जैसा दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डिंब वाहिनी बोलते हैं। तो जो एक बाएं साइड का अंडाशय है, एक दाहिने साइड का अंडाशय है, तो ये दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से एक मंथ में एक बार अंडाणु निर्मोचित होता है। अब देखो थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, देख रहे हो ना? ये जो अंडाशय है, यहां से जब अंडा निर्मोचित होगा तो उससे पहले क्या होगा? जो गर्भाशय है लड़कियों का, जो गर्भाशय है इसके दीवार पे कुछ कोशिका जो है, कुछ रक्त कोशिकाएं और कुछ उत्तक बनने शुरू हो जाते हैं ताकि वह क्या कर सके? गर्भ को अपने भीतर अच्छे से स्थापित कर सके, ठीक है। तो ऐसे क्या होने लगते हैं? कुछ लाइनिंग बनने लगते हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको हम पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों? अब देखो आगे क्या होता है। तो गर्भाशय की दीवार कैसे होने लगती है? मोटी होने लगती है ना। गर्भाशय की दीवार कैसे होने लगती है? मोटी होने लगती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके। यहां तक समझ में आ गया? आगे देखो क्या कहता है। जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है ना स्त्रियों में, इसके फलस्वरूप क्या होता है? गर्भधारण होता है। अगर उनके बीच में शारीरिक संपर्क बनता है पुरुष और स्त्री के बीच में तो गर्भधारण लड़कियां कर लेती हैं। लेकिन अगर उनकी शादी नहीं हुई है, वैवाहिक जीवन संपन्न नहीं हुआ है तो वो गर्भधारण नहीं करेंगे। और जब कोई भी स्त्री गर्भधारण नहीं करेगी तो उस स्थिति में क्या होगा उसके संबंध में आगे समझते हैं। यदि अंडाणु का निषेचन, मतलब जो अंडाशय से जो अंडाणु निर्मोचित हुआ है वो अगर निषेचित नहीं हुआ, मतलब वो शुक्राणु से अगर नहीं मिला, ठीक है, निषेचन नहीं हो पाता, तब उस स्थिति में क्या होगा? तो जो गर्भाशय के दीवार पे जो रक्त कोशिकाएं आई हैं या रक्त के जो गुच्छे हैं, ठीक है ना, जो उत्तक वहां पे हैं, वो उत्तक क्या होंगे? तो गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित क्या होती है? निस्तारित हो जाती है। वो टूट टूट करके बाहर निकलना उसके शरीर से शुरू हो जाता है। और इस घटना को, इसी स्त्रियों में रक्त स्राव होता है। क्या रक्त स्राव? मतलब खून बहने लगता है, खून जैसा बहने लगता है, खून के थक्का जैसा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऋतुस्राव कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऋतुस्राव कहते हैं ना। क्लियर है? अब आप लोगों को कोई समस्या नहीं है समझने में? अथवा इसको हम लोग रजोधर्म के भी नाम से जानते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं, ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म के नाम से जानते हैं।
अब आपसे अगर इसके संबंध में अगर लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। प्रत्येक लड़कियों में 28 से 30 दिनों का एक साइकिल होता है। एक बार अंडा निर्मोचित हो गया, ठीक है, तो अंडा को गर्भ धारण करने के लिए वह कुछ दिनों तक इंतजार करता है। उसके बाद जितने भी ब्लड के लाइनिंग बने हैं, कैपिलरीज बने हैं, वे टूट करके रक्त के साथ उसके गर्भाशय से बाहर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग ऋतुस्राव कहते हैं। फिर क्या होता है, 28 दिनों तक फिर यही प्रक्रिया चलता है। धीरे धीरे उसकी दीवार मोटी होती है गर्भाशय की, और वहां पे कोशिका वो अंडा को फिर से धारण करने के लिए तैयार होता है, और जब अंडे का निषेचन नहीं हो पाता है तो टूट करके शरीर से बाहर निकलता है। यह प्रक्रिया बार बार चलते रहती है 28-28 दिनों के साइकिल में, ठीक है। ठीक है, चलो बच्चों, ऋतुस्राव लगभग यहां तक हो गया। पहला ऋतुस्राव, अब देखो जो लड़की होती है ना, लड़की में जो पहला ऋतुस्राव होता है, सबसे पहला मतलब 10 से 12 साल की उम्र में, तो पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होती है। कब होती है? 10 से 12 साल की उम्र में पहला ऋतुस्राव होता है, ठीक है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? रजोदर्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि लड़कियों में जो पहला ऋतुस्राव होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको रजोदर्शन के नाम से जाना जाता है। अब आगे कहता है कि लगभग 45-50 वर्ष की आयु में, अब देखो जब महिला कोई है, कोई औरत है, उसका उम्र जब 45 से 50 साल हो जाता है तो क्या होते हैं, उसके जो अंडाशय हैं वे अंडाणु निर्मोचित नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में उनका क्या होता है, जो ऋतुस्राव होना रुक जाता है। क्या होना? ऋतुस्राव होना रुक जाता है। और ऋतुस्राव के रुक जाने को हम लोग क्या कहते हैं? इसको एक नए टर्म से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रजोनिवृत्ति। किस नाम से जानते हैं? रजोनिवृत्ति के नाम से जानते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित होता है। अब देखो जब लड़कियों का यौन आरंभ में मतलब 10 से 12 साल की उम्र में जब ऋतुस्राव होना शुरू होता है तो वो क्या होता है? अनियंत्रित होता है। कभी 28 दिन में आएगा, कभी हो सकता है 40 दिन में आए, कभी 15 दिन में ही हो जाए। तो ये क्या होता है? अनियमित होता है। ऐसा इसलिए होता है कि उस समय हार्मोन जो बनते हैं उसके बॉडी में वो अलग अलग मात्रा में बनते हैं, ठीक है, वो मतलब निर्धारित नहीं रहते हैं, वो ऊपर नीचे आते जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसका जो बॉडी है उसमें ऋतुस्राव की जो प्रक्रिया है वह अनियंत्रित होती है ना। लेकिन जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ते जाता है या पूर्णतया क्योंकि हार्मोन उसके शरीर में क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, उस कंडीशन में यह प्रक्रिया भी फिर उसकी क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है और पूर्णतया सामान्य हो जाती है ना। चलो आगे देखो, हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। पहेली कहती है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक होती है। क्या वह सही है? हाँ बिल्कुल सही है। रजोदर्शन जब होगा 10 से 12 साल की उम्र में, तब वो क्या होने लगेगा, तब मां बनने के लिए वह तैयार होगी। और जब रजोनिवृत्ति हो जाएगी तो उसके अंदर मां बनने की क्षमता खत्म हो जाएगी ना मेरे प्यारे बच्चों। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। अब हम लोग जान रहे हैं कि जितने भी बॉडी में केमिकल चेंज आ रहे हैं युवा अवस्था में, वो सब किसके द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं? वो सारे नियंत्रित हो रहे हैं किसके द्वारा? हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं ना। अब देखो जो ऋतु दर्शन का जो काल है वह भी किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है? वह भी ऋतुस्राव चक्र भी किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है? हार्मोन के द्वारा ही नियंत्रित होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, देखो जो ऋतुस्राव का जो काल होता है इसमें क्या क्या बात होता है, कौन कौन सी घटना होती है? सबसे पहले क्या होता है? अंडाणु परिपक्व होता है। पहला क्या होगा? अंडाणु परिपक्व होता है। उसके बाद क्या होता है? इसका निर्मोचन होगा, जो अंडाशय से अंडाणु निर्मोचित होगा मतलब निकलेगा। उसके बाद क्या होगा? गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, और उसके बाद गर्भाशय की जो दीवार है उस पे क्या होगा? कोशिका के जमा हो जाने से और ऊतकों के जमा हो जाने से उसका दीवार मोटा होगा। ये तीसरा चरण हो गया। एवं निषेचन न होने, और जो अंडा वहां पे पहुंचा, कहां पे? फैलोपियन ट्यूब में मतलब डिंब वाहिनी में, जब उसका निषेचन नहीं हो पाया तो उस स्थिति में क्या होगा? ये जो मोटा दीवार बना है ये टूट जाता है। यदि अंडाणु का निषेचन, अब देखो एक दूसरी घटना भी हो सकती है। मान लो कि अगर उसकी शादी हो गई है लड़की की, तो शारीरिक संपर्क में अगर वो आएगा पुरुषों का, तो उस कंडीशन में उसको क्या? शुक्राणु प्राप्त हो जाएंगे, तो अंडा जो है निषेचित हो जाएगा। तो जो यदि अंडा निषेचित हो गया तब क्या होगा? तो कहता है यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तब वो क्या करते हैं? वही गर्भाशय के दीवार में वे चिपक जाते हैं, और उसके बाद क्या होने लगता है? उनका विभाजन होने लगता है ना, उनका विभाजन होने लगता है। जैसे ये अंडाणु चिपक गए, अब इसमें तो एक से क्या बनाएगा? एक से बनाएगा 2 सेल, 2 से कितना सेल बनाएगा? 2 से बनाएगा 4 सेल, ठीक है, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल। तो इस तरह से आगे उसकी गति बढ़ते रहती है, जिसके बारे में आप पिछले कक्षा में अध्ययन
कर चुके हैं, जो इससे पहले मैं चैप्टर पढ़ाया ना उसमें आप क्या पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है, ठीक है। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, चलो इसके बारे में थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ना। चलो क्या है हमारा हेडिंग, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। मतलब यह कहना चाहता है लाइन कि जो गर्भवती महिला है जब उसका संतान होगा तो वह पुरुष होगा कि स्त्री होगा, इसका निर्धारण किस प्रकार उसके गर्भ में होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों को जानना है ना, कि या फिर हम लोगों का जब जन्म होता है तो हम पुरुष हुए, हो सकता है कोई लड़की हो, तो मैं पुरुष क्यों हुआ और वह लड़की क्यों हुई, यह कौन निर्धारित कर रहा है, वह कौन सा ऐसा चीज है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे ना। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग समझ रहे हैं कि लड़के और लड़की जो होते हैं ना उनका लिंग का निर्धारण कैसे होता है, आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो थोड़ा सा पहले स्क्रीन को वाइड कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को अच्छे से दिखाई पड़े, सबको दिख रहा है अच्छे से। चलो देखते हैं, लड़का अथवा लड़की, कहता है निषेचित अंडाणु। अब देखो अंडाणु जो होता है ना जिसका निषेचन हो गया, निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। देखो जो अंडाणु या शुक्राणु है ना जो निषेचित हो चुका है उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं गुणसूत्र। क्या होते हैं, गुणसूत्र। और गुणसूत्र कुछ माता के तरफ से आते हैं और कुछ पिता के तरफ से आते हैं। और यह जो गुणसूत्र होता है ना, इसी गुणसूत्र में लिंग को निर्धारित करने वाले सूचना छुपे रहते हैं। क्या छुपे रहते हैं, सूचना छुपे रहते हैं, ठीक है। निषेचित अंडाणु में धागे जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। और इसी में लिंग को निर्धारित करने वाला क्या होता है, सूचना जो होता है निहित होता है। अध्याय 8 का स्मरण कीजिए कि गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। जब आप लोग अध्याय 8 पढ़ रहे थे ना किसके बारे में, जीवन की मौलिक इकाई, तो वहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि कोशिका का जो केंद्रक होता है उसमें क्या होते हैं, धागे के समान संरचना होती है और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। अब देखो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है समझने वाला है यह है कि सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में, जितने भी मनुष्य होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, उनके कोशिकाओं के केंद्रक में, मनुष्य के कोशिकाओं के केंद्रक में क्या होता है, 23 पेयर्स मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितना, 23 जोड़े, 23 जोड़े। 23 जोड़े कहने का अर्थ क्या हुआ, 23 गुने 2 यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। कितना, 46 गुणसूत्र होते हैं प्रत्येक किसके, मनुष्य के कोशिका में, ठीक है, कोशिका के केंद्रक में। चलो आगे देखो, इनमें से 2 गुणसूत्र, इनमें से 2 गुणसूत्र, कितना हमारे पास गुणसूत्र है टोटल, 23 जोड़ा, मतलब 22 जोड़ी प्लस 1 जोड़ी और ले लो, ठीक है। तो एक जोड़ा जो रहेगा 22 जोड़ी के बाद, तो ये जो एक जोड़ा है इसका बात चल रहा है, तो कह रहा है कि इनमें से 2 गुणसूत्र मतलब एक जोड़ा गुणसूत्र, 2 का अर्थ तो एक जोड़ा भी लिख सकते हैं ना, एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग सूत्र हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम ना, उनको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम, एक जोड़ी गुणसूत्र को, ठीक है। और सेक्स क्रोमोजोम जो होते हैं मेल और फीमेल में क्या होते हैं, मेल और फीमेल में ये होते हैं अलग अलग, ठीक है। मेल में ये किस टाइप का होगा, मेल में ये XY टाइप होता है, और जो फीमेल होती है मतलब जो महिला होती है या फिर लड़की होती है उसमें गुणसूत्र कैसा होता है, दोनों एक ही जैसा होता है, XX टाइप का होता है। यही लिखा है आगे कि लिंग सूत्र हैं जिन्हें X एवं Y कहते हैं, ठीक है। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं, मैंने यहाँ बताया है स्त्री में कितने गुणसूत्र होते हैं, 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में 1 X तथा 1 Y गुणसूत्र होते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझा दिए। तो स्त्री और पुरुष में गुणसूत्र थोड़े सेक्स क्रोमोजोम कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो युग्मक जो अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्र कितना होगा, 1 जोड़ी होगा ना, मतलब कहता है युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का 1 जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा 1 X गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु में, अब देखो थोड़ा सा नीचे आते हैं ताकि तुम लोगों को पिक से अच्छे से समझ में आ सके। चलो यहां पे समझते हैं ना, दिख रहा है सबको, क्लियरली विजिबल है। चलो यहां पे हम लोग बनाते हैं, इधर हम लोग कर लेते हैं मेल, ठीक है, और इधर हम लोग कर लेते हैं फीमेल, ठीक है। तो इसमें कैसा गुणसूत्र होगा, मेल में होगा XY टाइप। किस टाइप का होगा, XY जैसा होगा ना,
एक्स एक होगा और एक वाई होगा, ठीक है। और फीमेल में कैसा होगा, तो फीमेल में किस तरह का है, एक्स एक्स, मतलब एक के तरह का दोनों गुणसूत्र होता है, ठीक है। कौन वाला, सेक्स वाला, ठीक है। बाकी हम लोग कितना 46 क्रोमोजोम होता है ना जी, 22 जोड़ी का बात नहीं कर रहे, 44 ठो गुणसूत्र का नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमेशा देखना कितना होगा, 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई ना, 44 प्लस एक्स वाई मेल में होगा। और फीमेल में कितना होगा, 44 प्लस एक्स एक्स। तो देखो तो 44 और 2 1 and 2, 44 और 2 कितना हो गया, 46 हो गया। 46 इज इक्वल टू 23 पेयर, मतलब 23 जोड़ी, ठीक है। अब इसको 46 को लिखना 23 जोड़ी। अब आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा ना। तो 44 जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स, ठीक है। और जो XY एक जो है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम, इधर वाले को, ठीक है। अभी जो 44 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलो यहाँ पे देखो फीमेल में भी जो 44 है ना, ये 44 ये क्या है, ऑटोजोम्स हैं। और जो XX है उसको हम लोग सेक्स क्रोमोजोम बोलेंगे। यानी इसमें भी टोटल संख्या कितना हो गया, टोटल संख्या इसमें भी हो गया मेरे प्यारे बच्चों 46। कितना हो गया, 46 ना। किसमें हम बात कर रहे हैं, अभी फीमेल का बात कर रहे हैं। इधर ना लिख करके इसको इधर ही इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है, हम, ताकि आप लोगों को समझने में सहूलियत हो। पेन, 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, चलो देखो पेन हो गया। अब समझ में आ रहा है सबको, क्लियरली विजिबल है सबको। मेल में 44 प्लस XY टाइप और फीमेल में 44 प्लस XX टाइप। अब देखो जब ये क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे, मेल वाले दोनों क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। जैसे मान लो एक पुरुष और एक स्त्री का जो अंडाणु और शुक्राणु है, जब उनका संलयन होगा तो उस समय क्या होगा, ये युग्मक किस तरह के बनाएंगे, इसमें एक युग्मक रहेगा X टाइप और एक ठो रहेगा Y टाइप, ठीक है। इसमें कैसा रहेगा, X युग्मक रहेगा और क्या रहेगा, X युग्मक रहेगा। अब देखो क्या होगा, मान लो कि संलयन जिस समय हो रहा है तो ये दोनों भाई साहब में अगर संलयन होगा तो ये बन जाएंगे XX टाइप। कैसा बनेंगे, XX टाइप। मतलब ये क्या होगा, लड़की उत्पन्न करेगा। क्या बनाएगा, लड़की। और ये जो भाई साहब है Y वाले, इनका मान लीजिए X के साथ अगर हो गया, ठीक है, संलयन, तो ये क्या बनाएंगे, XY बनाएंगे। क्या बनाएंगे, XY। तो ये क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लड़का हो गया। अब मान लो कि ये वाले जो भाई, तो भाई दो ही प्रोबेबिलिटी है। अब मान लो ये किसके साथ बनाएगा, इसके साथ, तभी X से X होगा, ये भी क्या होगा, लड़की हो जाएगा। ये क्या होगा, लड़की। अब मान लो यहाँ पे Y है और E वाला X के साथ बना रहा है, तो ये भी बनाएगा XY टाइप, यानी ये क्या होगा, लड़का। तो यहाँ जो तुम्हारा NCERT का बुक है उसमें दुए को फोटो बना के छोड़ दिया है। कितने 2 फोटोग्राफ्स ही तुम्हारे इसमें बना करके छोड़ दिया है ना, किसमें, NCERT बुक में। देखो बेटा यहाँ पे, ठीक है, इसमें समझाया है कि जो अंडाणु और शुक्राणु होते हैं तो शुक्राणु में Y और X टाइप का गुणसूत्र होगा ना, और जो महिला है उसमें कैसा होगा, XX टाइप का, नर और मादा का। और दोनों जब आपस में फ्यूज करेंगे तो कितने प्रकार के बनाएंगे, या तो XY टाइप के बनाएंगे, XY रहेगा तो नर हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, और XX टाइप का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मादा हो जाएगा। समझ में आ गया, मेल और फीमेल जिसको हम लोग लिखे हैं। मेल किसको हम लोग बोलते हैं, जो लड़का, नर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, मेल इसको बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मेल बोल रहे हैं इंग्लिश में। और जो मादा है, लड़की है, इसको हम लोग क्या लिखे हैं, इसको हम लोग लिख रहे हैं फीमेल। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अब तुम्हारे जो बुक में लिखा है उसको थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए। कहता है कि सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, यहाँ पे बात चल रही है 23 जोड़ी की। सबको दिख रहा है अच्छे से, अब अच्छे से दिख रहा होगा। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें से 2 गुणसूत्र, मतलब एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, लिंग सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग सूत्र कहते हैं, जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोल रहे हैं ना, जिन्हें X और Y कहते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, X और Y टाइप के, किसमें, लड़कों में, ठीक है। और स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं, और जो लड़की होती है उसमें दोनों एक ही तरह का, मतलब XX गुणसूत्र होते हैं, जो हम यहाँ पे देखिए बताए हैं ना। फीमेल मतलब लड़की में XX टाइप और मेल में XY टाइप। क्या है, ये लिंग सूत्र है। कौन सा सूत्र है, लिंग सूत्र, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये लिंग सूत्र इनको बोलते हैं ना। चलो आगे देखो, युग्मक मतलब जो अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है,
अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, और जो अनिषेचित जो अंडाणु होता है ना उसमें एक्स टाइप्स का ही होता है, तो उसमें सिर्फ क्या होता है, एक्स नाम का एक गुणसूत्र मात्र उपस्थित रहता है। तो कोई भी अंडा रहेगा, अंडाणु रहेगा, तो इसमें कौन सा गुणसूत्र रहेगा, हमेशा एक्स गुणसूत्र रहेगा। क्लियर है। और जो शुक्राणु रहेगा तो शुक्राणु या तो एक्स टाइप का होगा, शुक्राणु जो है ये पूंछ वाले भाई साहब जो हैं इनमें क्या होगा, या तो एक्स रहेगा और नहीं तो फिर क्या वाई टाइप का रहेगा ना, लेकिन अंडाणु में हमेशा एक्स टाइप के ही गुणसूत्र रहेंगे। चलो आगे देखो, अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होते हैं। तुम्हारे पुस्तक में भी यही लिखा है। आगे कहता है चित्र 10.4 को देखिए, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित हो जाएगा। इन सारे बातों को हम वहां पे फिगर बना करके आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिए है ना, ये जो यहाँ पे पूरा कहानी लिखा गया है। ठीक है, आप अब जान गए कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उनके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। एक चीज यहाँ पे छूट गया है, थोड़ा सा समझने का बात है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने का बात है, जो हम लोग अभी क्या किए हैं इसको पढ़े हैं। थोड़ा सा यहाँ देखो बच्चे ना, इस फिगर को थोड़ा गौर से देखो। देखो जो पुरुष है ना, जो मेल है, मेल किस तरह का क्रोमोजोम है, मेल के पास एक एक्स क्रोमोजोम है और एक वाई क्रोमोजोम है। फीमेल के पास तो एक ही तरह का क्रोमोजोम है, वह है सिर्फ एक्स। ठीक है, तो जो लड़की हो रही है ना, जो लड़की हो रही है वो किसके, फीमेल के चलते नहीं हो रही है। लड़की किसके चलते, लड़की और लड़के का लिंग का निर्धारण किसके चलते हो रहा है, मेल के चलते हो रहा है। क्योंकि मेल के पास ही 2 तरह के गुणसूत्र हैं, सिर्फ मेल के पास 2 तरह के गुणसूत्र हैं, लड़की के पास तो एक ही तरह का गुणसूत्र है भाई, एक्स। ठीक है, तो मेल का जो गुणसूत्र होता है उसके चलते क्या होता है, जो बच्चा उत्पन्न होता है उसके लिंग का निर्धारण होता है कि वह लड़का होगा कि लड़की होगा। चूंकि यही जो कभी एक्स जा रहा है और कभी वाई जा रहा है, तो जहां पे एक्स टाइप जा रहा है तो लड़की बना दे रहा है, और जहां पे वाई जा रहा है उसको लड़का बना दे रहा है। तो इसीलिए जो बच्चा, गर्भवती महिला को जब बच्चा उत्पन्न होता है तो क्या होता है, उसका लिंग का निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र से होता है ना। तो इस तरह का जो समाज में भ्रांति फैला हुआ है कि स्त्रियों के चलते जो बच्चा उत्पन्न होता है उसके लिंग का निर्धारण होता है, यह बिल्कुल गलत है, मिथ्या है, असत्य है ना, इसको हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो क्या कहता है, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। देखो आगे बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोगों के शरीर में जो लिंग हार्मोन है ना, अभी हम लोग पढ़े थे ना टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उसके अलावा भी हमारे शरीर में और भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं, उनके बारे में अब हम लोग समझेंगे। कहता है कि चित्र 10.3 का पुनः अवलोकन कीजिए। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीप्त करते हैं। अब देखो, पहले ही तुम लोगों को बताया था कि हम लोगों के माथा में, खोपड़ी के भीतर एक क्या होता है, पीयूष ग्रंथि नाम का ग्रंथि होता है, जो क्या करता है, जो जननांग है उनको क्या करता है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर है, आप पढ़ ही चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है, अंतःस्रावित ग्रंथि है ना, मतलब ये अपना स्राव डायरेक्टली हम लोगों के ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है। ठीक है, जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है, और ये कहाँ पे, हम लोगों के खोपड़ी में, मस्तिष्क के भीतर होता है। क्लियर है, पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में, अब देखो पीयूष ग्रंथि और क्या क्या काम करता है, पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, थायराइड ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है, थायराइड। दूसरा कौन है, अग्न्याशय है। और तीसरा कौन है, एड्रिनल है। और चौथा कौन है, अधिवृक्क जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी है ना। इन सब के बारे में अभी हम लोग देखते हैं यहाँ एक एक करके। ठीक है, ये फिगर आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। चलो देखो इसमें क्या है, जो सबसे ऊपर मस्तिष्क होता है ना हम लोगों का, खोपड़ी वाला भाग, ऊपर वाला गला से ऊपर, यहाँ पे देखोगे कि हम लोगों के मस्तिष्क के भीतर, यहाँ कनपट्टी के भीतर एकदम बीचों बीच में, यहाँ पे देखोगे पीयूष ग्रंथि रहता है। यहाँ पे कौन सा ग्रंथि रहता है, पीयूष ग्रंथि रहता है। अब चलो आगे आते हैं, हम लोगों का जो गला वाला भाग है, जो गला वाला भाग है, यहाँ पे एक ग्रंथि पाया जाता है, उस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड। ये क्या प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन। क्या प्रोड्यूस करेगा, थायरोक्सिन। ठीक है, अब देखो जो हम लोगों का किडनी होता है ना, दोनों तरफ जो किडनी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिक कहते हैं। उसके ऊपर एक ग्रंथि होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, और हम लोगों के पेट में जो होता है ना, पेट,
ठीक है, स्टमक, तो पेट के नीचे जो है एक अग्नाशय होता है, अग्न्याशय। अग्न्याशय भी एक तरह का ग्रंथि है जो अग्न्याशिक रस स्रावित करता है। ठीक है, आगे चलो। और हमारे पास कौन कौन से ग्रंथि हैं? हमारे पास तो अंडाशय और वृषण के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इतने हमारे शरीर में ग्रंथि हैं जिनके बारे में अभी हम लोगों को अध्ययन करना है। आगे चलो थोड़ा थोड़ा इनका वर्क समझते हैं कि ये क्या क्या करते हैं। बुझो और पहली को याद है कि एक बार जब वो अपने डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ है। अब आप लोग भी अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जिनका गला क्या होता है, बहुत सूज जाता है। तो यह क्यों सूज जाता है? क्योंकि जो वो व्यक्ति होता है जिसका गला सूजा हुआ है वह ग्वाइटर नाम के एक बीमारी से ग्रसित है। किस बीमारी से? ग्वाइटर नाम के एक बीमारी से ग्रस्त है, जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। और किस ग्रंथि का रोग है? थायराइड। अभी हम आप लोगों को पता है ना, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? हम लोगों के गले में पाया जाता है। और उसमें जब स्वेलिंग हो जाता है तो क्या हो जाता है? उस बीमारी को हम लोग कहते हैं ग्वाइटर। क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ना। चलो आगे देखते हैं। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही है। अब ये बीमारी क्यों हो रहा है? ये बीमारी इसलिए हो रहा है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन नाम की जो हार्मोन है उसका उत्पादन सही मात्रा में नहीं कर रहा है। इसके कारण वो कौन सा बीमारी हो रहा है? ग्वाइटर नाम का बीमारी हो रहा है ना। जो बच्चे काका नाम के बच्चे को हुआ है, उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफा जी मधुमेह से, अब देखो जो यहाँ बूझो और पहली की कहानी चल रही है तो यहाँ पे उनकी बुआ बता रही है कि उनके जो फूफा जी हैं वो मधुमेह की बीमारी से, इसको चीनी का रोग कहते हैं गांव में लोग, या आपके शहर में डायबिटीज के नाम से ये ज्यादा फेमस है। ठीक है, किसके नाम से? डायबिटीज के नाम से। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। मधुमेह ना, चीनी की बीमारी इसको भी बोला जाता है। ठीक है, पीड़ित है क्योंकि उनका अग्न्याशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। अब जो अग्न्याशय के बारे में मैं आपको बताया था ना, तो वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। तो जो इंसुलिन हार्मोन है जब उसका उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा अग्न्याशय के द्वारा, तो क्या होगा उस कंडीशन में? व्यक्ति मधुमेह नाम की बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। बुआ एवं पहेली ने उनके दवाखाने में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पूछा। अब देखो, एड्रिनल ग्रंथि हम बताए थे ब्रिक के पास होता है, ब्रिक के ऊपर में। ये जो एड्रिनल ग्रंथि होता है ना, ये एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है कि किस प्रकार का हार्मोन स्रावित करती है? जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। हम लोगों के ब्लड में, खून में, रुधिर में ये क्या करता है? सॉल्ट मतलब नमक के मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन करता है? ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रेनलिन ना, एड्रेनलिन नाम का जो हार्मोन है एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ये क्या करता है? नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्रावन भी करती है। अब जो कि देखो एड्रिनल जो ग्लैंड है ना, ये कौन सा हार्मोन निकालती है? एड्रेनलिन नाम के हार्मोन का स्रावन करती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आगे देखो एड्रेनलिन। अब एड्रेनलिन का एक और काम है, हम लोगों को जो गुस्सा आता है ना, क्रोध आता है, साथ ही साथ जो हम लोग चिंता करते हैं, हमारे शरीर में जो उत्तेजना आती है, जैसे कोई मान लो तुम पे गुस्सा हो गया तो तुम भी गुस्सा हो जाते हो, या फिर सांप देख लिया अचानक तो तुम डर के भागते हो। तो इस कंडीशन में जो तुम्हारी जितनी भी उत्तेजना है या तनाव है, इसको क्या करता है? शांत रखने का जो कार्य करता है या बैलेंस रखने का जो काम करता है वो एड्रेनलिन करता है। कौन करता है? एड्रेनलिन। ये कहाँ से उत्पादित हो रहा है? ये एड्रिनल ग्लैंड से उत्पादित होता है। ठीक है, ये हार्मोन ना। अब चलो देखो थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि। अब देखो अभी हम लोग दो ग्रंथि के बारे में पढ़े, एक थायराइड ग्रंथि जो यहाँ पे होता है, एक किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है। ये दोनों जो ग्रंथि हैं इसको भी कौन नियंत्रित करता है? इसको कौन नियंत्रित करता है? तो थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त संदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रवण करती है, यानी इसको भी नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? और भी पीयूष ग्रंथि बहुत सारा कार्य करता है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि जो हम लोगों का हाइट बड़ा होता है ना, जो हम लोग वृद्धि करते हैं, तो वह एक हार्मोन के कारण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। और ये जो वृद्धि हार्मोन है ना, इसका स्रावन कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करता है। हमेशा याद रखिएगा कि आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में कि वृद्धि हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है। अब वहां पे 4-5 तुमको लिख देगा, एड्रिनल ग्लैंड लिख देगा, थायराइड ग्लैंड लिख देगा, अरे बात समझ में, उसके बाद पीयूष ग्रंथि लिख देगा, उसके बाद वृषण लिख देगा। तो उसमें से तुमको क्या करना है? उस कंडीशन में तुम लोगों को पीयूष ग्रंथि वाले पे टिक मार देना है। ठीक है, तो वो सवाल तुम्हारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ना।
जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। क्या? कौन सा? वृद्धि हार्मोन ना, व्यक्ति के सामान्य वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। अब देखो एक यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं? देखो जैसे मनुष्य है ना, तो आप लोग सोचते होंगे कि सर मनुष्य के जैसा जो छोटा छोटा जीव है, जैसे कि मेढक हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, या छोटे जंतु हैं, क्या उनमें भी हार्मोन्स निकलते हैं? तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी जीव हैं उसमें कुछ ना कुछ हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है, केमिकल्स कुछ ना कुछ बनते हैं जो उनके कार्य में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो देखो क्या है, कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। अभी हम लोगों को एक हेडिंग पढ़ना है, इसको अभी हम लोग पढ़े होंगे। आप रेशम के कीट एवं मेढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना आप लोग। झिल्ली को क्या लिखा है? इल्ली, झिल्ली नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है इल्ली को। किसका बात चल रहा है? इल्ली को वयस्क सलभ बनने तक, मतलब जो कैटरपिलर होता है ना, उसको वयस्क बनने तक, मतलब पूरा एकदम पंख वाला बनने तक, ठीक है, क्या करना पड़ता है? सलभ बनने तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। और इसको हम लोग क्या बोले थे? रूपांतरण या कायांतरण बोले थे, ठीक है। इस हम लोग किसको किस नाम से जानते हैं? कायांतरण के नाम से जानते हैं। कक्षा 7 में पढ़े रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्मरण करना है आपको। इसी प्रकार टैडपोल, अब देखो ये इल्ली का जो बात चल रहा है ना, ये किसकी बात चल रही है? इल्ली की बात चल रही है। इल्ली कहाँ पे है? तो जब क्लास 7 के चैप्टर में जाइएगा और वहां पे किसका जीवन चक्र बताया गया होगा आप लोगों को, रेशम के कीट का जो जीवन चक्र बताया गया होगा, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इल्ली से वह कैसे वयस्क बन रहा है, वहां पे एक फोटो बनाया हुआ है वृत्ताकार ना, तो उसको देखिएगा। तो सलभ बनने तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कायांतरण बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। आगे देखो क्या कहता है। इसी प्रकार टैडपोल जो मेढक है, मेढक में क्या पाया जाता है? टैडपोल नाम का लार्वा पाया जाता है। टैडपोल को भी क्या होता है? वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। इसको भी हम लोग मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत पढ़े हैं। लार्वा से वयस्क, अब देखो यहाँ मेन बात यहाँ है, लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? किसी को कोई दिक्कत? अब चलो आगे समझते हैं कि कीटों में कायांतरण का नियंत्रण। अब तो जो छोटे छोटे जीव है, जैसे कीड़े हो गए, जैसे अभी हम लोग सिल्क वर्म का बात कर रहे हैं, ठीक है, सिल्क उत्पादन करने वाले कीड़े का बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम किसका बात कर रहे हैं? मेढक का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कीट हैं और मेढक हैं, तो जो कीट होता है ना, कीट में जो कायांतरण का निर्धारण होता है या जो उसको कंट्रोल होता है, वो किसके द्वारा होता है? कीट हार्मोन द्वारा होता है। किसके द्वारा? कीट हार्मोन के द्वारा। और मेढक में, अब देखो अब किसका बात चल रहा है? मेढक का। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन इसका नियमन करता है। किस चीज का? फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। कहता है कि कीटों में कायांतरण का, किसका बात चल रहा है? कायांतरण का मेरे बच्चों बात चल रहा है ना। किसका? कायांतरण का, नियंत्रण का बात चल रहा है। जो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है उसको, मतलब जो उसकी शारीरिक बदलाव आ रहे हैं, उसको कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा है। तो कीट में, मतलब जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनमें कीट हार्मोन के द्वारा यह नियंत्रित होता है, ठीक है। और मेढक में यह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मेढक में यह नियंत्रित होता है थायरोक्सिन के द्वारा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेढक होता है उसमें मेटामॉर्फोसिस कौन उसमें नियंत्रित करता है, कौन सा हार्मोन? तो उसका आंसर देना है आपको थायरोक्सिन, ठीक है। और ये थायरोक्सिन कहां से होता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है मनुष्य में, और मेढक में भी ये थायराइड ग्लैंड से ही निकलता है, ठीक है। अब कहता है थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में, अब देखो जो थायरोक्सिन नाम का जो ये हार्मोन है ना, इसके उत्पादन के लिए क्या होता है? जो भी मेढक होते हैं तो उसका जो लार्वा होता है वो जल में ही रहता है, जल में बड़ा होकर के फिर किस में बदल जाता है? मतलब टैडपोल किस में चेंज होगा? वो टैडपोल चेंज हो जाता है वयस्क मेढक में। तो टैडपोल कहाँ पे रहता है? टैडपोल तो पानी में ही रहता है, और जो ये जहाँ पे जिस पानी में रहता है उस पानी में आयोडीन सफिशियंट मात्रा में होना जरूरी है। जैसे हम लोगों के नमक में आयोडीन होना जरूरी होता है ना, क्योंकि आयोडीन हम लोगों के नमक में जब आयोडाइज साल्ट हम लोग खाते हैं तो थायरोक्सिन का उत्पादन अच्छे से होता है। तो ठीक इसी तरह से क्या होता है कि जो नमक वाला जगह है जहाँ पे क्या टैडपोल मतलब मेढक का लार्वा पल रहा है, उस जल में आयोडीन कितना मात्रा में होना चाहिए? सफिशियंट मात्रा में होना चाहिए ना। आ रही बात समझ में? तो इससे क्या होगा? थायरोक्सिन के उत्पादन में उसे मदद मिलेगी। और कहता है आगे कि यदि जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है, अगर वहां आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित
नहीं हो सकते हैं ना, तो उस कंडीशन में टैडपोल जो है वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे देखो क्या कहता है, यदि वयस्क के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो क्या उन्हें थायरॉक्सिन की कमी के कारण ग्वाइटर हो जाएगा? हाँ, ग्वाइटर हो जाएगा। ये जो ग्वाइटर बीमारी के बारे में आप पढ़े थे ना, तो अगर हम लोगों के नमक में क्या नहीं रहेगा, आयोडीन नहीं रहेगा, तो उसके कमी से क्या होगा, हम लोगों का जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग हो जाएगा, और उसके चलते हम लोग भी किस बीमारी से गुजरने लगेंगे, ग्वाइटर नाम की बीमारी से। ठीक है, किसी पत्रिका अथवा डॉक्टर से सूचना एकत्र कर आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर एक नोट तैयार कीजिए। आप इसकी जानकारी इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, अब तो इंटरनेट का जमाना है। अब हम लोग देखते हैं जननात्मक स्वास्थ्य। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, मतलब जननात्मक स्वास्थ्य के बारे में। व्यक्ति का कायिक और मानसिक विसंगति युक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों का शरीर और हम लोगों का मस्तिष्क जब किसी बीमारी से मुक्त होता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं ना। ये ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी का डिफिनीशन है कि व्यक्ति का कायिक मतलब शरीर से बात चल रहा है, हम लोगों का शरीर का, काया से बात चल रहा है ना, और मानसिक मतलब हम लोगों के बुद्धि विवेक मतलब जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई है बात, उसकी बात चल रही है। विसंगति मुक्त हो मतलब उसमें किसी तरह का कोई त्रुटि ना हो, कोई विकार ना हो, तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है ना। अरे बात समझ में। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, वो नवजात शिशु हो या फिर वृद्ध व्यक्ति हो, उसको स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार चाहिए। और संतुलित आहार के साथ साथ उसको क्या चाहिए, स्वच्छता भी उसके जीवन में बहुत जरूरी है। स्वच्छ कपड़े पहनना, अच्छे से स्नान करके रहना और ब्रश करना डेली। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, अपने दाढ़ी मूछ को साफ रखना। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को हम लोगों को क्या करना चाहिए, साफ सफाई पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को शारीरिक व्यायाम भी प्रत्येक दिन करना चाहिए ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। अब कहता है कि किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती हैं। अभी जो चर्चा चल रहा है ये पूरा चैप्टर बेस्ड है किशोरावस्था पे। तो जो किशोर है ना, उनको इस सारे बातों का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी आपका शरीर वृद्धि कर रहा है, तो आपको भोजन जो चाहिए वो सफिशियंट मात्रा में चाहिए और संतुलित चाहिए। देखो, संतुलित आहार कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उसमें क्या, दाल, चावल, रोटी, ठीक है, और सब्जी, चटनी, अचार, पापड़, ये सब थोड़ा थोड़ा मात्रा में होना चाहिए। ये नहीं कहने का इसका तात्पर्य ये नहीं है कि घी में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होता है तो एक कटोरी हम लोग घी पी लें ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो असंतुलित आहार हो जाएगा। संतुलित आहार मतलब सब चीज़ जो हम लोग जो साधारण भोजन अपने घर में करते हैं ना भारत में, वह बिल्कुल संतुलित आहार है। ठीक है, उसमें आप जो भी शामिल करते हैं वो संतुलित आहार होता है। दाल, चावल, सब्जी, रायता, पापड़, चटनी जो भी खाते हैं वो संतुलित आहार है। बस इतना ही समझना, उसमें कोई विशेष दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, किसी किसी बच्चे का आदत रहता है कि वो भोजन में दाल नहीं खाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में उसके शरीर में क्या होगा, प्रोटीन की कमी हो जाएगी ना। तो इसलिए आप लोगों को जो भी साधारण भोजन होता है हमारे घर में उपलब्ध, सभी चीज़ों को खाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई एक चीज़ नापसंद हो आपको तो उसके बदले में अल्टरनेट दूसरी चीज़ को खाना चाहिए। किशोर की पोषण आवश्यकताएं, चलो वो हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे किशोर हैं, मतलब जिनका उम्र क्या है 10 साल से 18 साल के बीच में है, उनके पोषक की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। किशोरा अवस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, तो पहले से ही चर्चा करते आ रहे हैं। अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो उसको जो भोजन का चयन करना चाहिए ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको बहुत सावधानी पूर्वक अपने भोजन का चयन करना चाहिए। कि संतुलित आहार क्या है, स्मरण कीजिए संतुलित आहार का अर्थ है। संतुलित आहार आप लोग कक्षा 6 में पढ़े होंगे। ठीक है, का अर्थ भोजन में। अब संतुलित आहार का अर्थ क्या है कि आपका जो भोजन है उसमें क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वसा, विटामिन, खनिज पर्याप्त मात्रा में उसमें समावेश होना चाहिए उसका, और साथ ही साथ उसमें क्या होना चाहिए, रुक्षांश भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइबर। ठीक है, ताकि भोजन के पाचन हो जाने के बाद उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद कर सके ना, नहीं तो आप लोग कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को रॉ फूड जरूर खाना चाहिए, मतलब सलाद खाना चाहिए या कच्चा फल खाना चाहिए हम लोगों को अपने जीवन में। ठीक है,
चलो आगे देखो, हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है। पहले ही मैं बता चुका हूं। दूध अपने आप में, जो मिल्क हम लोग पीते हैं ना, हम लोगों के घर में माँ हमेशा बोलती है ना कि दूध पियो बेटा, दूध पियो। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन है ना। दूध अगर आप पीते हैं प्रत्येक दिन, ज्यादा नहीं, आप 250 ग्राम भी अगर प्रत्येक दिन दूध पीते हैं तो अपने आप में संतुलित आहार है। तो आपके शरीर में जितनी भी डिफिशियंसी डिजीज होते हैं, डिफिशियंसी मतलब किसी चीज के कमी के कारण जो बीमारियां होती है किसी पोषक तत्व के, वो आपको नहीं होगा। फल भी हमें पोषण देता है। जो फल होते हैं उससे हमको विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, और साथ ही साथ उसमें रुक्षांश होते हैं जो भोजन के पचने के बाद उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसलिए फल भी हम लोगों को खाना चाहिए। शिशुओं में माँ का जो दूध होता है ना, छोटे बच्चे इन्फेंट्स जो होते हैं, उनमें माँ का दूध ही क्या होता है? संपूर्ण आहार होता है उसका। हाँ, तो आगे आप लोग समझ गए कि जो बच्चे हैं उनके लिए क्या होता है? दूध ही संपूर्ण आहार है। ठीक है, अब चलो हम लोग देखते हैं। देखो, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें से एक मिनरल के बारे में आपको यहाँ पढ़ने के लिए कहा गया है, वह है लोह। लोह मतलब होता है आयरन, मतलब लोहा भी इसको कुछ लोग बोलते हैं ना अपने साइड में। तो लोह जो होता है, मतलब जो आयरन है, ये किस चीज के लिए महत्वपूर्ण है? जो आयरन है ना, ये रुधिर के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारे शरीर में। और लोहा हमें किस किस चीज से मिलता है? तो हम लोग जो हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, उसमें लौह तत्व तो बहुत अधिक मात्रा में होता है। साथ ही साथ जो गुड़ हम लोग खाते हैं, गुड़ को अंग्रेजी में जैगरी भी बोला जाता है, गुड़ में भी लौह तत्व की बहुत अधिक मात्रा होती है। इसलिए हम लोगों को भोजन में गुड़ खाना चाहिए। चीनी की जगह पे अगर आप गुड़ खाएंगे तो ज्यादा फायदेमंद है। जो मांसाहारी होते हैं उनको मांस से लौह तत्व मिलता है। साथ ही साथ जो आंवला होता है ना, गूसबेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है किसके लिए? लौह तत्व के लिए। और इसमें विटामिन सी भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए आंवला का हम लोगों को चटनी खाना चाहिए, या फिर मुरब्बा खाना चाहिए, या फिर आंवला का चूर्ण भी हम लोग खा सकते हैं। किसी न किसी रूप में इसको हम लोग ले सकते हैं। अब चलो देखो क्या होता है। आपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन का आप अवलोकन कर सकते हैं, और उसमें किन किन चीज़ों का समावेश हुआ है उसकी आप एक सूची बना सकते हैं। देखो, हम लोग जो भी भोजन करते हैं ना, वो हमें अलग अलग तरह का पोषक तत्व देता है। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी शामिल हैं? नहीं, इसमें दूध, मांस, नट और दालें शामिल नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे कहता है जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं, क्या इनमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है? तो नहीं, इसमें वसा और शक्कर शामिल नहीं है। और जो वसा और शक्कर क्या करते हैं? वसा और शक्कर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। और दालें जो होती हैं, दालें हमें क्या प्रदान करती हैं? दालें हमें प्रोटीन प्रदान करती हैं। अरे ये बात समझ में, यहां तक समझ लो। फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है? देखो, फल और सब्जी जो होते हैं वो हमें क्या प्रदान करते हैं? विटामिन और मिनरल्स देते हैं, और साथ ही साथ हमें रुक्षांश प्रदान करते हैं। विटामिन और मिनरल हमें रोग से लड़ने में क्या करती है? सहायता करती है। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो, अब हम लोगों को एक क्रियाकलाप करना है। इस क्रियाकलाप को थोड़ा समझ लेते हैं। अपने मित्रों के साथ एक समूह बनाइए। उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो आपने पिछले दिन कल मतलब क्या किया था? नाश्ते, दोपहर के भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन में खाए। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उतना प्रमुख नहीं है, इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। देखो, हमारे पास कुछ लिस्ट दिया गया है विभिन्न प्रकार के भोजन का। यहाँ पे मांस है, सब्जियां हैं, दूध है, फल है, और साथ ही साथ खाद्यान्न है। तो इस लिस्ट से आप जो मैं पहले बताया हूं उसको देख सकते हैं कि आपके भोजन में क्या क्या शामिल करना चाहिए जो आपको पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता की। किसकी बात करते हैं? पर्सनल हाइजीन की। ये जो अगला पॉइंट है व्यक्तिगत स्वच्छता की, इसमें क्या क्या होना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ ही जो किशोर होते हैं उनके शरीर बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, और जो किशोरावस्था होता है उसमें श्वेत ग्रंथि मतलब जो पसीना लाने वाला जो ग्रंथि है, साथ ही साथ तेल ग्रंथि का बहुत अधिक स्राव होता है। इसलिए किशोरों को प्रत्येक दिन जरूर अपने शरीर को साफ सुथरा करके अच्छे से मल के स्नान करना चाहिए। ठीक है, और यह बात लड़कियों पर भी लागू होती है। अब चलो अब क्या होता है कि अगर इस तरह से आप स्नान नहीं करेंगे तो आप लोगों को जीवाणु से संक्रमित होने की खतरा बनी रहती है, या फिर दाद, खाज, खुजली जैसे बीमारी आपको हो सकते हैं। आगे चलिए, लड़कियों के बारे में बताया गया है कि चूंकि लड़कियों में मासिक धर्म या ऋतुस्राव होता है, तो उस समय लड़कियों में विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन की खतरा रहती है। इसलिए उनको उस समय अपने साफ सफाई की विशेष ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ क्या है, लड़कियों को अपने ऋतुस्राव के
तारीख का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्कूल में या मार्केट में उनका ऋतुस्राव शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो उस समय उन्हें अपने सुरक्षा की विशेष ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, शारीरिक व्यायाम। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, और खासकर किशोरों को शारीरिक व्यायाम जरूर करना चाहिए। उन्हें इंडोर गेम तो खेलना ही चाहिए, जैसे कि चेस वगैरह हो गया। इसके साथ ही साथ उन्हें कुछ बाहर वाले खेल भी खेलना चाहिए, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस इत्यादि खेल को वह खेल सकता है, जो उसके घर के बाहर मैदान में खेले जाते हैं। अगर इन सारी चीज़ों की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो बच्चा दौड़ सकता है, या जॉगिंग कर सकता है, या फिर साइकिलिंग कर सकता है। साइकिलिंग इज अ बेस्ट एक्सरसाइज। ठीक है, जो साइकिल चलाने की प्रक्रिया है वह क्या है, बेस्ट एक्सरसाइज होता है। हमारे समाज में कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं, इनके बारे में हम एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं धीरे से। ठीक है, ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है। नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऋतुस्राव के समय जो लड़कियां होती हैं वो किसी लड़के को देखने से गर्भवती नहीं होती, बल्कि जो शुक्राणु और अंडाणु हैं उनके गर्भाशय में अगर उनका संलयन होता है तो उससे गर्भवती होती है। तो ये बिल्कुल फालतू है, बकवास है। इसके संबंध में आप लोग समझ चुके होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे कहा गया है कि संतान के लिए लिंग के लिए उनकी मां उत्तरदायी होती है। लिंग निर्धारण का जिस समय हम पाठ पढ़ा रहे थे उस समय आप देखे होंगे कि जो संतान का लिंग निर्धारण होता है उसके लिए मां उत्तरदायी नहीं होती है, बल्कि इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, इसके लिए पिता उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आगे चलिए, जो हमारे पास है, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है। हाँ, रसोई का काम करना निषिद्ध होता है। इसके पीछे हमारा जो है धार्मिक या सामाजिक कारण ज़्यादा उत्तरदायी है। ठीक है, क्योंकि इस समय लड़कियां क्या होती है, उतनी स्वच्छ नहीं होती हैं और उनके इन्फेक्शन की खतरा भी ज़्यादा रहती है। और चूंकि शारीरिक रूप से उस समय लड़कियां स्वस्थ भी नहीं होती हैं, उनको हो सकता है कि बुखार आ रहा हो या फिर उनके कमर में दर्द हो, तो उस कंडीशन में लड़कियों को कहा जाता है कि आप आराम कीजिए, किचन के काम में भाग मत लीजिए। ठीक है, तो ये इसका कारण है ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब किशोरों द्वारा गर्भधारण, एक मिनट रुको, इससे पहले थोड़ा एक और टॉपिक छूट गया है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, या नशीली दवाओं का निषेध करें। देखो क्या होता है कि जो किशोरावस्था होता है ना, उस समय क्या होता है, हम लोगों के शरीर में बहुत बेचैनी रहती है। तो बेचैनी के कारण क्या होता है, कुछ लोग बच्चों को समझा देते हैं या उनको उकसाते हैं कि आप लोग किसी दवा को खाइए, खैनी को खाइए, या फिर खैनी समझ रहे हैं ना, टोबैको, खैनी खाइए या कोई मादक पदार्थ लीजिए। तो इस तरह का कार्य कभी भी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपके सर जो हैं बिल्कुल ये सब कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, तो ठीक आप लोग मेरे प्यारे बच्चे भी कुछ भी नहीं खाएंगे इस तरह का मादक पदार्थ। ठीक है, और इन सारी चीज़ों से परहेज करेंगे। तो इनसे आपको बिल्कुल बचना है। आपका जब ये उम्र निकल जाएगा ना किशोरावस्था का, तो आपके शरीर में जो बेचैनी और तनाव है यह बिल्कुल शांत हो जाएगा। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, और देखो क्या है, हम लोग एक बीमारी के बारे में सुनते आए हैं, उसका नाम है एड्स। क्या नाम है उसका? एड्स। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और यह जो बीमारी है एड्स, यह एक वायरस के कारण, मतलब विषाणु के कारण होता है। उस विषाणु का नाम है मेरे प्यारे बच्चों HIV। इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमन इम्यूनो वायरस ना। ये जो विषाणु है ये बड़ा खतरनाक होता है, और ये हम लोगों के इम्यून सिस्टम को, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, तो वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यम से, जैसे किसके माध्यम से? सिरिंज वगैरह के माध्यम से फैलता है। तो इसीलिए ड्रग्स वगैरह लेने के लिए मना किया जाता है बच्चों को ना। ड्रग्स मतलब होता है दवा। ड्रग्स का अर्थ क्या होता है? दवा। कोई भी नशीली दवा का जब एक बच्चा सेवन करता है, उसी सिरिंज को निकाल करके दूसरे बच्चे को जब उसी सिरिंज का उपयोग कर देता है, तो जो बीमारी पहले बच्चे को है, हो सकता है कि वह बीमारी दूसरे बच्चे को हो जाए। और ये जो HIV नाम का जो बीमारी है ना, ये जो अगर कोई माँ अगर HIV से पीड़ित है, तो अगर वो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, अगर दूध पिलाती है, तो दूध के माध्यम से भी यह बच्चे को हो जाता है। जनरली जो HIV नाम का बीमारी है, यह शारीरिक संबंध बनाने से फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है। लेकिन शरीर के विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों के ट्रांसफ्यूजन से, मतलब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में मतलब देने से, जैसे खून हो गया, तो इससे भी वह फैल सकता है। तो इससे हम लोगों को क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग बात को समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब चलो एक और टॉपिक तुम्हारा बच गया है, किशोरों द्वारा गर्भधारण। ठीक है, देखो जो हमारा भारतवर्ष है ना, भारतवर्ष में शादी के लिए उम्र निर्धारित किया गया है। जो लड़कियां हैं, लड़कियों के शादी का जो उम्र है 18 वर्ष निर्धारित किया गया है।
यह उम्र इसलिए निर्धारित किया गया है कि इस समय लड़कियां शारीरिक और मानसिक रूप से शादी करने के लिए परिपक्व होती हैं। ठीक है, यदि उनका कम उम्र में शादी कर दिया जाएगा तो शारीरिक और मानसिक रूप से वो शादी करने के लिए तैयार नहीं रहती हैं, तो उन्हें विभिन्न प्रकार के बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक इसी तरह से जो पुरुष हैं, पुरुषों के जो विवाह का जो तारीख डेट निर्धारित किया गया है वह है 21 वर्ष। क्यों? क्योंकि पुरुष की यह मान्यता है कि शारीरिक और मानसिक तौर पे वो भी लड़के जो होते हैं वो शादी के लिए इस अवस्था में 21 साल की अवस्था तक तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इस समय तक वो उनका या तो नौकरी लग जाता है या सामाजिक रूप से वे इतने परिपक्व हो जाते हैं कि अपने परिवार को आगे लेकर के चल सकें। ठीक है, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है हमारा खत्म हो गया है। आगे हम इसी चैप्टर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेंगे और साथ ही साथ इसका जितना क्वेश्चन आंसर है ये भी बनाएंगे, इस पे बेस्ड वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और पुष्पेंद्र सर के क्लास में इसी तरह से बने रहें। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इस तरह से आज आप लोगों का क्लास हो गया ओवर। थैंक यू।